हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त से लेकर 20th अगस्त यानी कि 20 अगस्त के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स रहे हैं उनको हम आज समझेंगे। और जैसा आप जानते हो हमारी थीम क्या है कि इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ नहीं है। तो पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लोक नीति सीएसडीएस सर्वे। थोड़ा इसको समझेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ ना आज आप अपना होमवर्क नोट करो। होमवर्क के अंदर आपको क्या बताना है, आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, बेसिकली इंडिया की जो इकोनॉमिक टेरिटरी है जीडीपी के लिए जो आप कैलकुलेट करते हो, तो क्या क्या चीजें उनमें से इंक्लूड होती हैं। पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क ये रहेगा और दूसरा रहेगा ये वाला क्वेश्चन जीएनपी के रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अपने पहले टॉपिक लोक नीति सीएसडीएस सर्वे के रिगार्डिंग। पहली बात कि आखिर ये चीज है क्या लोक नीति सीएसडीएस। देखो ये ना एक तरह का आप इसको थिंक टैंक मान सकते हो, राइट। इसके द्वारा ना बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट सर्वेज निकाले जाते हैं जहां से हमें बहुत अच्छा डेटा मिलता है। एंड इस डेटा का सर हम कहाँ यूज कर सकते हैं, आप अपने मेंस के अंदर कुछ अपना पॉइंट लिख रहे हो, उस पॉइंट को कहीं ना कहीं प्रूव करने के लिए इनकी तरफ से जो डेटा आता है आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है ना, एंड काफी ना रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए इसका काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बात करी किसकी, 15 से 34 साल, बेसिकली जो इंडिया का यूथ है ना मेजरली, उसके रिगार्डिंग एक सर्वे किया। और इन्होंने उनसे पूछा उस यूथ से कि भैया आप बताओ आपकी सबसे बड़ी परेशानी कौन सी है। तो सबसे बड़ी परेशानी पता कौन सी आई, वो आई रोजगार की, जॉब्स की। ठीक है ना, बेरोजगारी की सबसे बड़ी परेशानी आई। ठीक है ना, इसी तरह से जो टॉप 3 के अगर मैं बताऊं ना तो टॉप 3 ये रहे आपका। सबसे ऊपर टॉप पे था अनएम्प्लॉयमेंट की जो बेरोजगारी है सबसे बड़ी दिक्कत ये है, फॉलोड बाय गरीबी यानी कि पॉवर्टी, एंड तीसरा होता है इन्फ्लेशन यानी कि जो प्राइस राइज है, महंगाई। तो टॉप 3 कोई आपसे पूछे तो अनएम्प्लॉयमेंट, फॉलोड बाय पॉवर्टी, फॉलोड बाय आपका जो प्राइस राइज होता है। ये टॉप 3 यहाँ पे लोगों के कंसर्न्स थे। और इन्होंने ना बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक यहाँ पे आप नोटिस करो, एक है यहाँ पे कैटेगरी ग्रेजुएट एंड अबव, जो लोगों की ग्रेजुएशन हो रखी है। जैसे आप लोग या तो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या फिर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। अब इन्होंने एक बात नोटिस करी कि जो लोग ग्रेजुएट है ना उनके अंदर ये सबसे बड़ा कंसर्न है। बाकियों में भी देखो 36 ऐसे नंबर्स हैं, पर ग्रेजुएट एंड अबव के ऊपर तो 40% हो जाता है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब जो लोग ना पढ़े लिखे हैं उनको सबसे ज्यादा डर है बेरोजगारी का। समझ रहे हो, जो लोग थोड़े मान लो कि थोड़े गरीब हैं या फिर जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, उनको इतना ज्यादा डर नहीं है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का डर पढ़े लिखों को ज्यादा है और ये एक्चुअल में बहुत मेजर कंसर्न है। क्योंकि देखो आज के टाइम के ऊपर आप कई बार नोटिस करते हो ना कि लेट से किसी ने ग्रेजुएशन करी है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, किसी ने पीएचडी भी करी है, पर तब भी उनको जॉब्स नहीं मिलती ढंग की। ये इंडिया के लिए बहुत ही मेजर एक ना कंसर्निंग सिचुएशन है, इसको कहीं ना कहीं हमें ठीक करना होगा। ठीक है ना, उसी तरह से अगर हम मान के चले तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो मेन के अंदर जो बेरोजगारी है उसके कंसर्न ज्यादा देखने को मिलता है, वुमेन के अंदर हमें ये कम कंसर्न देखने को मिलता है। वैसे ही आप उसके साथ भी नोटिस कर सकते हो, आप गरीबी को भी देख सकते हो। तो देखो, और साथ ही साथ जो तीसरा वाला फैक्टर है प्राइस राइज की, महंगाई कितनी बढ़ रही है उसका कितना इफेक्ट आ रहा है। और देखो जैसा कि आप यहाँ पे डेटा से देख भी सकते हो, जैसे अमीर लोग हैं, अब अमीर लोग, एक सेकेंड, अमीर लोग सिर्फ 12% कंसर्न है किस चीज के रिगार्डिंग की महंगाई क्या हो रही है। और ये डेटा एक्चुअली सेंस भी बनता है कि अगर मान लो आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत रिच हो, तो अगर टमाटर के दाम बढ़ भी जाएंगे ना, इस रिच को कुछ फील ही नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि काफी पैसा है ऑलरेडी। पर यहाँ पर नोटिस करो जो लोग गरीब हैं, ठीक है ना, या फिर जो कम पढ़े लिखे हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा मार इसकी देखने को मिल जाती है। उसी तरह से गरीबी की भी आप यहाँ पे कंसर्न देख सकते हो। तो टॉप 3 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉलोड बाय पॉवर्टी, फॉलोड बाय प्राइस राइज, राइट। उसके अलावा ना इन्होंने एक और देखा कि कैसे कैसे लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर नोटिस करना कि जो इन लोगों ने जिनसे बात करी उसके अंदर अलग अलग तरह के लोग थे, कुछ लोगों का बिजनेस था, कुछ प्रोफेशनल थे। ठीक है ना, तो हर कैटेगरी के लोग देखने को मिले। इसके अलावा एक और मेजर क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा कि अगर लेट से आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि तो आप कौन सी जॉब के अंदर काम करना चाहोगे, किस तरह की नौकरी करना चाहोगे। तो यहाँ पर नोटिस किया गया कि 16% लोग चाहते हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर काम करना। ठीक है ना, उसी तरह से टीचिंग, ये 14% लोगों का कहीं ना कहीं रुझान था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 10% लोगों का। इसी तरह से आप बाकी चीजें भी आप नोटिस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2% लोग ऐसे हैं जिनको काम करना ही नहीं पसंद। ठीक है ना, तो इन्होंने बताया कि किस किस तरह के लोग काम करना चाहते हैं। एक आखिरी चीज और वो थी कि कैसी आपको जॉब चाहिए, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब आपको पसंद है, या आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब के अंदर खुश हो। तो यहाँ पर देखो बहुत ही क्लियर कट हमें देखने को मिला है कि गवर्नमेंट जॉब का आज भी जो क्रेज है ना वो बहुत 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 ज्यादा है।
यहाँ पे नोटिस करो 2007 में लगभग 62% ऐसे लोग थे जिनको गवर्नमेंट जॉब जो चाहिए थी या जो पसंद करते हैं गवर्नमेंट जॉब करना। 2021 में एक डिप आया, पर ये वापस से अब बढ़ गया है 61% आज के टाइम के ऊपर। तो नोटिस कर पा रहे हो कि आज भी लोग चाहते हैं कि भैया एक सरकारी नौकरी हो, एक अच्छी सरकारी नौकरी होगी तो कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी रहती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोग देखो सिकुड़ रहे हैं। 13% थे 2007 के अंदर, आज के टाइम के ऊपर ये सिर्फ 6% रह गए हैं। तो यहाँ पर भी एक मेजर कंसर्न है कि लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम नहीं करना चाहते। पर एक अच्छी बात जो है वो ये है कि लोग अपना खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। जैसे फॉर एग्जांपल 2007 में सिर्फ 16% लोग थे जो अपना खुद का बिजनेस या खुद का स्टार्टअप करना चाहते थे, पर आज के टाइम के ऊपर ये बढ़कर 27% हो चुका है। तो जो हमारा फोकस था कहीं ना कहीं स्टार्टअप इंडिया के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर, उसने थोड़े रिजल्ट्स हमें दिखाए हैं और लोगों के अंदर अपनी खुद की नौकरी या खुद की नौकरी नहीं, खुद का बिजनेस करने की जो जो उनकी चाहत है वो उसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे कुछ इंसाइट्स थे। सबसे मेजर इंसाइट कहीं ना कहीं यही था कि बेरोजगारी हो गया, हमारी जो गरीबी हो गया, एंड लास्टली जो महंगाई है। ये तीन सबसे बड़े मुख्य कंसर्न है हमारे आज के यूथ के। देखो आप लोगों का भी क्या कंसर्न है, आप लोग भी बता सकते हो, ठीक है ना, डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर, क्योंकि ये जो सर्वे किया गया है ये इन्हीं के ऊपर, आप लोग भी सारे ना इसी एज को बिलोंग करते हो। ये जो 16 से 35 साल की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये देखो 15 से 34 साल की, आप लोग भी सभी आई एम श्योर इसी एज ग्रुप को बिलोंग करते होंगे। तो कितना आप सहमत हो इस सर्वे से आप भी बता सकते हो, और इन कुछ पॉइंटर्स को भी ना आप अपने आंसर्स में कोड कर सकते हो। कल को पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, कल को अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, प्राइस राइज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आप उनको इनमें से कुछ डेटा को यूज कर सकते हो बाय कोटिंग की लोक नीति सीएसडीएस सर्वे इस बात को भी दर्शाता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज आरबीआई उद्गम पोर्टल। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये उद्गम क्या चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये इस तरह की हमें न्यूज देखने को मिली थी। अब देखो समझते हैं, पहले ना आपको उद्गम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूडीजीएम, यू का मतलब है यहाँ पे अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। सर क्या मतलब है इस चीज का? देखो पहली बात तो ये समझो कि ये उद्गम क्या है, एक पोर्टल है। पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसकी फुल फॉर्म है ये। सर इसका मतलब समझा दीजिए, इस फुल फॉर्म का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे वर्ड समझो, वर्ड क्या है हमारे, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो एक कोई पर्सन है, लेट्स से इसका नाम है वैभव, ठीक है। अब जब वैभव है तो हो सकता है ना इसने कहीं ना कहीं अपने अकाउंट खुलवाए हों, मान लो 3-4 बैंकों में इसका अकाउंट है, ठीक है। और ये ना अकाउंट में पैसे रख के भूल गया। मतलब हो सकता है जैसे मान लो 4 अकाउंट थे, इसको याद रहा कि मेरे 3 बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट का इसको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसने थोड़े से पैसे रखे हों, 2-3 हजार रुपए रखे हों, ठीक है। एक कारण ये हो सकता है कि ये इस अकाउंट में पैसे डाल के भूल गया, फिर इसको पता ही नहीं है कि एक ऐसा अकाउंट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरा कारण पता क्या हो सकता है? लेट्स से कल को इस पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, और इसने कुछ ज्यादा कुछ मेंशन भी नहीं किया कि कल को इसकी डेथ हो जाएगी तो कल को कौन इसका नॉमिनी होगा या फिर किसको पैसा जाना चाहिए। तो कल को पता क्या होगा, ये इसकी जब डेथ हो गई तो कहीं ना कहीं इसका जो डिपॉजिट था बैंक में, कुछ पैसे पड़े हुए थे उसके अंदर, अब वो पैसे भैया किसको जाएंगे, पता ही नहीं है इस चीज का, है कि नहीं। तो ऐसी चीजों को पता क्या बोल सकते हैं? ऐसी चीज को हम बोल सकते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स बोल सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे ना डिपॉजिट्स अनक्लेम्ड रह जाते हैं, मतलब कि बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है पर यही नहीं पता वो पैसा आखिर देना किसको है, क्योंकि या तो पर्सन को अवेयरनेस ही नहीं है कि उसके पास ऐसा पैसा भी पड़ा हुआ है, या फिर पर्सन की किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद वो किसके पास जाएगा, कौन उसका क्लेमेंट होगा, यही नहीं हमें पता लगता। तो ये चीजों को बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। तो सर अगर ऐसा केस हो जाए तो लेट से किसी को पता करना हो कि उसके कितने अनक्लेम डिपॉजिट है, उसके लिए हमने एक पोर्टल निकाला है। मैं थोड़ा और समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ना, जैसे आप लोग भी ना, आपका सेविंग अकाउंट होता होगा, ठीक है ना, आपने भी किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया होगा, ठीक है। या फिर लेट से आपने, या फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई करंट अकाउंट होगा, ठीक है ना। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो करंट अकाउंट खुलवाती हैं, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर आपके जो भी सेविंग्स या फिर आपके करंट अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं वो 10 साल से ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं होंगे, तब हम उनको बोल देंगे कि भैया ये अनक्लेम डिपॉजिट है, क्योंकि 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है। उसी तरह से लेट से आपने ना एफडी करवाई थी, फिक्स डिपॉजिट आप लोग करवाते हैं ना, कि मान लो 5 साल के लिए एफडी में पैसा डाल दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है 5 साल के लिए आपने पैसा डाल दिया एफडी में, 5 साल हो गए खत्म, फिर उसके खत्म होने के बाद लेट से 10 साल और तक किसी ने ये पैसा क्लेम नहीं किया, तो उनको भी हम अनक्लेम डिपॉजिट के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। बेसिकली ये 5 साल तो मैंने वैसे एग्जांपल दिया, ये 3 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। ये तो था क्या, आपकी जो टर्म थी कि कितनी मेच्योरिटी की टर्म है। जैसे ही आपकी एफडी की मेच्योरिटी टर्म खत्म होगी, उसके 10 साल के बाद भी कोई क्लेम नहीं ना करता, तो उनको बोल देते हैं अनक्लेम डिपॉजिट।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट 10 साल के लिए कोई उसको यूज ना करे, और जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाए उसके बाद भी 10 साल तक कोई इसको क्लेम ना करे, उनको हम बोल देंगे अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो हुआ क्या है, आरबीआई ने बस इस पोर्टल को क्रिएट कर दिया है। इस पोर्टल के अंदर ना आपको पूरा डेटाबेस, मतलब पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। आप अपना डिटेल्स वगैरह डालोगे, अपना नंबर डालोगे, बाकी सब चीजें डालोगे, तो अकॉर्डिंगली ना आपको पता लगता रहेगा कि आपका किस बैंक के अंदर कितना यहाँ पे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं। तो इस तरह से लोगों को आसानी हो जाएगी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर सच में ऐसा होता है कि लोगों के डिपॉजिट होते हैं बैंकों के अंदर, उनको पता ही नहीं होता, या फिर डेथ की वजह से? द आंसर इज यस। देखो पिछले साल ना मार्च 2022 में आरबीआई ने ना एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट के अंदर आरबीआई ने बताया था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, उसके अंदर लगभग 48,000 करोड़ इतना पैसा अनक्लेम डिपॉजिट के अंदर पड़ा हुआ है। फिर आरबीआई ने इसको खत्म करने की कोशिश करी, मतलब कम करने की कोशिश करी, जिनका क्लेम बनता था उनको देने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं अब ये नंबर लगभग आपका 35,000 करोड़ के पास पास आ चुका है। तो बेसिकली होता पता क्या है कि मान लो इस पर्सन ने बैंक के पास अपना पैसा जमा करवाया हुआ था, फिर मान लो इस पर्सन की डेथ होगी, किसी को बैंक पैसा रिटर्न नहीं कर पाया किसी कारणवश की वजह से, तो बैंक क्या करेगा, बैंक अकॉर्डिंगली आरबीआई को इन्फॉर्म कर देगा। आरबीआई को इन्फॉर्म कर देगा कि भैया 10 साल से इस बंदे का पैसा इस तरह से हमारे पास पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता ये पैसा हमें किसको वापस करना है, तो आप जरा देखो। अब कहीं ना कहीं इस तरह से जो उद्गम पोर्टल जैसे बना है ना, इसकी मदद से क्या होगा, डिपॉजिटर्स को अपने जो फंड्स हैं वो मिल पाएंगे। अदरवाइज होता क्या था कि पता ही नहीं लगता था कि अच्छा इस बैंक में भी मेरा पैसा है, या फिर किसी पर्सन की डेथ होगी तो उसके बाद उसके बच्चों को मिले, या फिर जो उसके प्रॉपर नॉमिनीज हो उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। तो वो सारे इश्यूज अब कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएंगे इस पर्टिकुलर पोर्टल की वजह से। यूपीएससी ज़्यादा डिटेल में पूछेगा नहीं, मेंस के अंदर तो नहीं पूछेगा। आप सिंपली ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि उद्गम पोर्टल न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट के जो उनको रिजॉल्व करने की बात यहाँ पे करी जा रही है। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिटेल इन्फ्लेशन। अब जैसे ही आप न्यूज़पेपर में देख भी रहे हो, ठीक है ना, कि जुलाई के अंदर 7.4% हमें देखने को मिला रिटेल इन्फ्लेशन। ये सारी न्यूज़ हमें यहाँ पे सामने देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। देखो यहाँ पे पहली बात तो हो रही है किसकी, आपके जुलाई महीने की। अभी हम आज जैसे 20 अगस्त है, अभी थोड़े दिन पहले जुलाई का डेट आया, जुलाई 2023 का। तो ऐसा देखा गया कि जुलाई 2023 के अंदर जो इन्फ्लेशन थी ना, वो लगभग 7.44 है, मतलब 7.4% आप याद रख लो, इसके आसपास हमें रही है। अगर हम बात करें इसके पिछले महीने यानी कि जून की बात करें, तो जून में ये नंबर था 4.8% का। तो बहुत ही सर मेजर जंप है। किसने बताया ऐसा? हमारी जो मोस्टली मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, आप जानते हो यही मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल। तो इनके द्वारा ये चीज बताई गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से हमारा इन्फ्लेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ गया। और इनफैक्ट ना मैं अगर आपको ये नंबर बताऊं, ये पिछले 15 महीने में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है ना, पिछली बार अगर हम नोटिस करोगे ना, तो 15 महीने पहले इतना हाई आया था, उसके बाद अब जाके ये चीज हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्या हो गया इस चीज के अंदर कि हमें ये सिचुएशन देखने को मिली है। देखो सिचुएशन के पीछे का कारण है कहीं ना कहीं हमारे जो टमाटर, इनफैक्ट सिर्फ टमाटर नहीं बोलूंगा, आपकी जो वेजिटेबल्स या जो आपकी फूड इन्फ्लेशन होती है, दैट इज द मेजर थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि आपकी रिटेल इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा आई है। अब देखो जुलाई के महीने में आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आपने नोटिस किया होगा कि चाहे आप टमाटर की बात कर लो, टमाटर के दाम तो 200 रुपए किलो से भी ज्यादा थे। आपके इवन अदर चीजें ना, जैसे आपका दालें हो गया, आपके मसाले हो गया, स्पाइसेस की बात कर लो, आप सीरियल्स की बात कर लो, ये अलग अलग तरह की जो फूड आइटम्स थी ना, इनके अंदर एक बहुत ही मेजर इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला था। एंड उस वजह से आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी। और इनफैक्ट आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है, वहां पर फूड का कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, फूड की वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के ऊपर मेजर इंपैक्ट आता है, और जो हमें यहाँ पे देखने को मिला भी है। इनफैक्ट इसके अंदर डेटा के अंदर यह भी बताया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर जो आपकी इन्फ्लेशन की रेट थी, महंगाई बढ़ने की जो दर थी, वो कहीं ना कहीं अर्बन एरिया से ज्यादा देखने को मिली है। तो ये भी एक थोड़ी चिंताजनक सिचुएशन हमारे लिए बन जाती है। ठीक है ना, बाकी टमाटर का आप जानते ही हो, देखो वायरस वगैरह भी लग गया था, जैसे मोजाइक वायरस हो गया। ठीक है, बाकी कहीं ना कहीं आप जानते हो कि बारिश, कुछ कुछ जगह पे फ्लड्स वगैरह भी आ गए थे। ठीक है ना, बारिश की वजह से किसी जगह बारिश बहुत कम हुई, किसी जगह बारिश बहुत ज्यादा हुई, उससे हमारी फसलें वगैरह खराब हुई थी। ठीक है, तो इन सभी कारणों की वजह से कहीं ना कहीं हमें जो फूड इन्फ्लेशन बहुत ही मेजर तरह से देखने को मिलती है। अब इसके अलावा ना हमें एक चीज और समझनी है। एक आपको समझना है हेडलाइन इन्फ्लेशन, और दूसरा हो जाता है हमारा कोर इन्फ्लेशन। सर इनका क्या फर्क होता है, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन का? देखो वर्ड समझो। हेडलाइन का मतलब होता है जो आप कहीं ना कहीं आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के अंदर पढ़ते हो। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, 7.4% पढ़ा ना, तो इसको बोलेंगे हेडलाइन। मतलब क्या है, यहाँ पर सारी आइटम्स इंक्लूड हो रही हैं। सारी आइटम्स का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका
आपका फूड हो गया, आपका फ्यूल हो गया, ये सब इंक्लूड रहता है किसके अंदर, आपके हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर। और जब मैं बात करता हूँ कोर इन्फ्लेशन की, तो कोर इन्फ्लेशन में सारी आइटम्स आती हैं, पर उसमें से फूड आइटम्स और आपकी जो फ्यूल आइटम्स है इनको हटा दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब बेसिकली फूड और फ्यूल को हटाकर बाकी की जो आइटम्स होती हैं उनको बोलते हैं हम, उनके जो महंगाई बढ़ती है उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। सर ऐसा क्यों, हमने इनको बाहर क्यों हटा दिया? देखो आपके जो फूड हो गया, आपका जो फ्यूल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, ये सब चीजें हो गया, फूड बेवरेजेस हो गया, इनके जो दाम है ना बड़ी तेजी से ऊपर जाते हैं, बड़ी तेजी से नीचे जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, वोलेटाइल आइटम्स, ठीक है ना। तो वोलेटिलिटी होती है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कोर इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए ना इस तरह की जो वोलेटाइल आइटम्स है जो बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाती हैं उनको हम हटा देते हैं, उनको बोलते हैं हम कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन के अंदर क्या होता है, हेडलाइन के अंदर सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हमने 7.4% देखा, यहाँ फूड फ्यूल सब इंक्लूड था। अब एक चीज हमें और समझनी है कि सर हमने चलो हेडलाइन इन्फ्लेशन तो देख लिया, ये तो काफी तेजी से इंक्रीज हुआ, क्या दरअसल में हमारा कोर इन्फ्लेशन भी हमारा बड़ा है? द आंसर इज नो, कोर इन्फ्लेशन के केस में ऐसा नहीं है। कोर इन्फ्लेशन इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मैंने क्यों बताया, मैंने बताया ना कि फूड की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो इन्फ्लेशन था वो बढ़ रहा था, पर आप जानते हो कोर इन्फ्लेशन के अंदर तो फूड इंक्लूड होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से कोर इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता कहाँ करनी है, जो फूड इन्फ्लेशन थी उसके रिगार्डिंग हमें चिंता करनी है। आई बात समझ में? इसके साथ में आप लोग जानते भी होंगे कि हमारी जो आरबीआई है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका टारगेट क्या है कि कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लेशन को 4 ± 2%, मैंने कई बार बताया ये तो, कि 2 से 6% के बीच में आपको रखना है। अब देखो जो नंबर आया उससे काफी ज्यादा आया है, तो कहीं ना कहीं अब आरबीआई को मेजर्स लेने पड़ेंगे इस चीज को ठीक करने के लिए। थोड़े दिन पहले ना आप जानते होंगे, आई थिंक 10 से 15 दिन हुए होंगे, रेपो रेट के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन भी हुआ था। उसके अंदर क्या हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया था कि हम रेपो रेट में बदलाव नहीं करेंगे। कितनी है रेपो रेट अभी, 6.5% है ना अभी। तो अभी तो 6.5% थी, तो अभी हमने बदलाव नहीं किया था क्योंकि जून में हमारा इन्फ्लेशन ठीक आया था, पर जुलाई में क्योंकि बढ़ गया है, अब थोड़े कंसर्न्स आरबीआई के ऊपर आ सकते हैं कि अब ये सारी चीजें हम कैसे करनी है आगे फ्यूचर के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आगे हम क्या देख सकते हैं, फ्यूचर यहाँ पे क्या है, क्या महंगाई ऐसे रहेगी फ्यूचर के अंदर? देखो एक्चुअल में ना थोड़ा टाइम रहेगी, पर कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर रेनफॉल थोड़ा ठीक रहता है, अगर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं प्रॉपरली वर्क करती हैं, अगर हमारा क्रॉपिंग पैटर्न थोड़ा ठीक हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। पर कुछ टाइम तो महंगाई यहाँ पे रहने वाली है, ऐसा यहाँ पर आरबीआई के कुछ अनुमान और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये रिटेल इन्फ्लेशन वाला मुद्दा आखिर था क्या। अगले टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज फॉल ऑफ इंडियन रुपी। देखो काफी बार ना ये मुद्दा न्यूज में आता रहता है कि भारतीय जो रुपया है वो नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो पिछले बार भी ना हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जी थी, इन्होंने एक बात बोली थी। इन्होंने क्या बात बोली थी कि भैया रुपया नीचे नहीं जा रहा, ये डॉलर है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। काफी लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया था, कुछ हद तक इनकी बात ठीक थी, पर कुछ हद तक इनकी बात थोड़ी गलत भी है। मैं थोड़ा समझाऊंगा कैसे। देखो अभी क्या हुआ है कि आप नोटिस करोगे कि जो रुपया है ना वो $1 इक्वल टू 83 रुपीज, इसके आसपास कहीं ना कहीं चल रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ द ऑल टाइम लोस, ठीक है, उसके आसपास ही हम यहाँ पे चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखोगे ना, तो हमारा जो $1 था लगभग 4 रुपए के आसपास था, पर कंसिस्टेंटली हमारा ना लंबे टाइम तक रुपया नीचे गिरता रहा है, गिरता रहा है। कई बार हमने खुद भी डीवैल्यूएशन करी है, पर अकॉर्डिंगली काफी बार तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हमें यहाँ पे गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर अब ऐसा क्या हुआ है कि हमारा रुपया गिरता जा रहा है? देखो काफी सारे कारण हमें यहाँ पे इसके पीछे के देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो एक तो है जो सबसे मेजर मुद्दा भी है कि आपका जो डॉलर है ना वो स्ट्रांग हो रहा है। अब देखो आप नोटिस करो, आप सिंपल इमेजिन करो, मान लो आप दो लोग हो, लेट से एक का नाम है वैभव, एक का नाम है अंकित, ठीक है ना। ये दो लोग हैं, राइट। अब मान लो कि वैभव क्या क्या कर रहा है कि वैभव ने कि ना 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से इसके पहले पेपर में भी 50 नंबर आए, दूसरे में भी 50 आए, तीसरे में भी 50 आए, ठीक है ना। बट ऑन द अदर हैंड लेट से अंकित के पहले आ रहे थे 100 में से 40 नंबर, अब आ रहे हैं अंकित के 100 में से 60, 100 में से 80। अब आप ये बोलोगे, वैभव ये बोलेगा कि यार मैं तो ठीक परफॉर्म कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो अंकित है ना वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उस वजह से अगर अंकित के कंपैरिजन में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मैं तो खराब परफॉर्म कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में ना हो भी यही रहा है कि जो डॉलर है ना वो काफी तेजी से मतलब यहाँ पे उसका स्ट्रेंथनिंग हो रही है, वो उसकी बढ़ोतरी हो रही है। और क्योंकि हम देखते क्या है, हम यही तो देखते हैं $1 इक्वल टू 83। अब देखो $1 इक्वल टू 83 आने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो रुपया नीचे चले जाए तब कहीं ना कहीं ये नंबर नीचे आता रहेगा, या फिर अगर डॉलर मजबूत होता रहे हमारे रुपये के सामने तो वो भी एक केस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है कहीं ना कहीं हमारी जो
आज के टाइम के ऊपर हमें जो इश्यूज देखने को मिलते हैं डॉलर रुपए के फॉल के रिगार्डिंग। ऊपर से आप नोटिस करो, आपने जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी महंगाई की ही बात कर रहा था, तो यूएस हो गया, बाकी और कंट्रीज के अंदर भी ना हमें महंगाई देखने को मिलती है, राइट। अब आप खुद सोचो, अगर महंगाई ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वहां का जो फेड है वो क्या करेगा, वो रेट को हाइक रखेगा, रेट को बढ़ाएगा वहां पे ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा पाए। अगर रेट ज्यादा है, कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग चाहेंगे यूएस डॉलर के अंदर पैसा डालना, वहां की जो आपकी यूएस डॉलर होता है, जो उनके ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनके अंदर पैसा डालने की कोशिश करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली हम क्या देखेंगे, उनकी यील्ड बढ़ती जाएगी। अगर यील्ड बढ़ती जाएगी तो लोग ज्यादा से वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, तो अकॉर्डिंगली डॉलर और स्ट्रेंथन होता रहेगा। साथ में ही पिछले कुछ टाइम के अंदर ना जो हमारे FII है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी तरफ से भी हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। और क्योंकि जब अगर ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये इंडियन शेयर्स को अगर ये सेल करते जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली उसका इंपैक्ट भी तो हमारे रुपये के ऊपर देखने को मिलेगा ही ना। तो ये कुछ 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से हमें देखने को मिला है। बाकी आप देखो, बाकी फैक्टर्स भी आप देख सकते हो, जैसे चाइना की इकोनॉमी भी थोड़ा ना आजकल खराब परफॉर्म कर रही है, वहां पर भी कुछ थोड़े क्राइसिस आ रहे हैं, तो वो भी उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। बाकी देखो इंडिया में जैसे है ना कहीं हमें महंगाई भी देखने को मिली है, अभी डिस्कस किया ना, जैसे सीपीआई इन्फ्लेशन हो गया, ये भी एक काफी हमें बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिला है, तो इसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। और भी जो और फैक्टर्स है ना, वो सारे फैक्टर्स ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर इम्पैक्ट किया है, पर मेजर जो रोल है वो डॉलर का ही है। तो इसलिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछली बार भी बोला था कि हाँ डॉलर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, वो बात ठीक है, बट साथ ही साथ हमारे भी कुछ कारण रहे हैं जिनकी वजह से ये चीजें हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट इवन जो आपके जो फ्यूल के दाम है ना, फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना, ये भी कहीं ना कहीं चीज है। ट्रेड आपका ना उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। कुछ जगह पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी की जो करेंसी होती है उसकी गिरावट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसा कि हमने इस केस में देखा भी है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब देखो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर के अंदर मैंने आपको ना 2 क्वेश्चन दिए थे, आई होप आप सभी ने उनका आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो अभी दे दो, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था ये कि ज्योग्राफिकल टेरिटरी कैसे डिफरेंट होती है, मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ये आप बताओगे। एंड दूसरा आप ये वाला क्वेश्चन 2018 में जो पूछा गया था GNP के रिगार्डिंग, इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर करोगे। इसी तरह से ना पिछले वीक मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे, क्विकली एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि क्या होमवर्क था, एंड उनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एक ये मैंने पूछा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, याद करो MPC के बारे में मैंने क्या बताया था। टोटल यहाँ पे 6 मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं आपके RBI की तरफ से, 3 नॉमिनेट करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। चेयरमैन कौन होते हैं इसके, हमारे जो RBI गवर्नर जी होते हैं, ठीक है ना, ये हमने डिस्कस किया था। और मैंने बताया था कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, यहाँ पे मेजोरिटी के माध्यम से डिसीजन लिए जाते हैं। अगर मान लो टाई हो जाता है, लेट से कि 3 वोट फेवर में है, 3 अगेंस्ट में है, ऐसे टाइम के ऊपर हमारे जो RBI गवर्नर है उनके पास क्या होती है, एक कास्टिंग वोट होती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली वो फिर जो वोट करेंगे उसी की बात मानी जाएगी। तो यही इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा था कि MPC क्या करता है, RBI के बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है 12 मेंबर बॉडी है, नहीं, यहाँ पे तो 6 मेंबर थे, तो दूसरा गलत। तीसरा कहता है यहाँ पे चेयरमैनशिप होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, नहीं, यहाँ पे RBI गवर्नर होते हैं। तो पहला ऑप्शन ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। दूसरा था एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, कि अगर एक्सपेंशन करना है तो कहीं ना कहीं RBI क्या नहीं करेगा। पहला था SLR को ये कट कर देगा। देखो SLR को अगर आप कम करोगे, कहीं ना कहीं बैंक को पैसा अलग से कम रखना पड़ेगा और वो ज्यादा पैसा मार्केट में घुमा पाएगा, एंड अकॉर्डिंगली उससे एक्सपेंशन होगी। पर क्योंकि उसने पूछा है क्या नहीं करना, तो ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये पहला स्टेटमेंट एक्सपेंड करेगा इकोनॉमी को, बिल्कुल करेगा, पर उसने नॉट डू पूछा है ना, तो इसलिए इसको गलत करेंगे। दूसरा कह रहा है MSF रेट। MSF रेट आप जानते हो जो एक तरह की पीनल रेट होती है। अगर आपने पीनल रेट को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया, बैंकों को जो पैसा मिलेगा वो मुश्किल से मिलेगा। तो ये अपने आप में क्या है, ये एक्सपेंशन नहीं, ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, और उसने नॉट डू पूछा है, तो नॉट डू के लिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तीसरा कह रहा है बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर दो। अरे रेपो रेट कम करोगे, कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो एक्सपेंशन बात ठीक है, पर नॉट डू लिखा है तो तीसरा गलत। तो इसलिए करेक्ट क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। आई होप आज का सेशन आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है ना। एंड आपकी जो हमारी जो कोशिश है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो टेक्निकल है पर टफ नहीं, ये चीज आप आज के लेक्चर के से भी समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।